स्कूल कॉलेजेस को आपसे फीस चाहिए, कंपनीज को आपके अंदर स्किल चाहिए और सरकार को आपसे टैक्स चाहिए। पर इन सब चीजों के लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए वो तो हमें दी ही नहीं जाती। करोड़ों माता पिताओं के बच्चों के कैरियर बनाने में लाखों रुपए घुस गए, पर इस सिस्टम में 20-25 साल खपाने के बाद भी बच्चों के लिए हजारों रुपयों की नौकरी तक नहीं। आखिर हमारे बीमार पड़े इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों पॉलिसी मेकर्स को इसकी कोई परवाह नहीं है? आइए जरा अब इस पर बात करते हैं। 1835 में मैकलॉय ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक फैक्ट्री बना दिया, क्लर्क बनाने की फैक्ट्री। मकसद था ब्रिटिश एम्पायर्स के लिए ऐसे लोग तैयार करना जो सवाल ना करें, दिमाग ना चलाएं और सिर्फ ऑर्डर माने। 200 साल बाद भी वही व्यवस्था जस की तस ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इस बीमारी की जड़ कहां पर है? तो वो है स्कूल्स। आइए सबसे पहले स्कूल से ही शुरू करते हैं। पहले जरा फिनलैंड के स्कूल सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लो। फिनलैंड के अंदर 16 साल तक बच्चे एग्जाम नहीं देते। वहां सारे सब्जेक्ट्स एक साथ जुड़कर चलते हैं। अगर मैथ्स में क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ ग्राफ बनाते हैं तो साइंस में उस क्लाइमेट चेंज के पीछे के कारणों को समझते हैं, ज्योग्राफी में उस क्लाइमेट चेंज के असर को देखते हैं और लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे लिखते हैं और क्रिएटिविटी इनोवेशन के लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए अपने व्यूज रखते हैं। ऐसे बच्चे सीखते हैं। और भाई साहब हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हिस्ट्री में डेट्स रटाई जाती हैं, मैथ्स में फॉर्मूले रटाए जाते हैं, साइंस में डेफिनेशन रटाई जाती है, एग्जाम के अगले दिन सब साफ, नॉलेज जीरो और रिजल्ट में पास। कभी ना कभी तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ है? याद है ना आपको, आपके रिपोर्ट कार्ड से घर का माहौल तय होता था। 95+ तो ट्रीट और ठीक नंबर ना आए तो हर कोई सुनाता था। कहीं कहीं पर तो मारा और कूटा भी जाता था। और भाई साहब शर्मा जी का बेटा, और शर्मा जी का ही बेटा क्यों, बुआ का बेटा, मौसा का बेटा, ताऊ का बेटा, मोहल्ले पड़ोस सारे रिश्तेदारों के बच्चों से हमारे रिजल्ट को कंपेयर किया जाता था और इस कंपैरिजन ने बच्चों की जिंदगी को और नर्क बना दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा सिस्टम आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है तो आपसे स्किल की उम्मीद करना भी एक गुनाह है। हर जगह पर एक ही चीज सिखाई जा रही है कि एग्जाम को कैसे पास करना है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि कैसे सीखना है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारा सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ से IITians निकलते हैं, टॉप इंजीनियर्स निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, मैनेजर्स निकलते हैं। चलो हमने दुनिया को कुछ तो दिया। अगर फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो उसने दुनिया को ऐसा क्या दे दिया? आइए बताता हूँ क्या दिया। तो भाई साहब 1990 में फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम ने दुनिया को नोकिया दिया। फिनलैंड ने ही दुनिया को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जिसे सबसे सिक्योर माना जाता है। फिनलैंड ने एंग्री बर्ड नाम का गेम दिया और आज यूरोप के लिए 5G और 6G टेक्नोलॉजी में रिसर्च भी दे रहा है। लेकिन जरा याद करो, भारत ने पिछले 20-25 साल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या दिया? अगर इसरो और DRDO की उपलब्धियों को छोड़ दिया जाए तो शर्म से मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। आज इंडिया में डिग्री होल्डर्स हैं पर इनोवेटर नहीं, इंजीनियर्स हैं पर रिसर्चर नहीं, ग्रेजुएट्स हैं पर थिंकर नहीं, और जो बेचारे थोड़े बहुत हैं उन्हें कोई जानता नहीं क्योंकि इस सिस्टम को उनकी परवाह भी नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम एक फैक्ट्री का पार्ट बन चुके हैं। इस फैक्ट्री में हर साल करोड़ों बच्चे एक मशीन से निकाले जाते हैं। स्कूल्स में लैब नहीं है, लैब है तो सामान नहीं है, सामान है तो चलता नहीं है, लेकिन लैब की फीस सबको टाइम से चाहिए। मेरे अपने स्कूल में मुझे बस 3-4 बार ही लैब के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्यादातर तो हम दरवाजे पर टंगे हुए ताले के सामने मत्था टेक कर ही निकल जाते थे। वो ताला लैब के दरवाजे पर नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर लगा था। आज भी बच्चों की किस्मत पर ऐसे ही लगा हुआ है। अब जरा स्कूल और स्पोर्ट्स की सुनिए। भारत को ओलंपिक्स में मेडल चाहिए पर ज्यादातर स्कूल्स के पास तो अपने ग्राउंड तक नहीं है। स्कूल में स्पोर्ट्स का प्रॉपर सामान नहीं है और फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को सिखाने का मन नहीं है। आज भी हमारे देश में ज्यादातर स्कूल्स स्पोर्ट्स टीचर की क्वालिफिकेशन से ज्यादा बाउंसर वाली बॉडी को देखकर टीचर हायर करते हैं ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो सके। और अभी तो इस सिस्टम में कोचिंग माफिया की एंट्री नहीं हुई है। कोचिंग माफिया की भी सुन लो। क्लास 10th के बाद शुरू होता है असली सर्कस, जो अब क्लास 8th और 5th 6th तक भी पहुंच चुका है। हर जगह बोर्ड पर एक ही चीज देखने को मिलता है कि टॉपर उन्हीं के यहाँ से निकलता है। पता नहीं कहीं पर एक बड़ी फेमस लाइन सुनी थी कि पढ़ो चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं, पर सबका सिलेक्शन तो होता नहीं। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ही माता पिताओं को ऐसे डराते हैं मानो पूरी दुनिया में ज्ञान की एकमात्र गंगा इन्हीं के यहाँ पर बह रही है। जो उसमें नहा लिया उसने सिलेक्शन पा लिया और जो रह गया वो कंपटीशन में बह गया। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए डरते हैं और फिर लोन और कर्ज लेकर इनकी फीस भरते हैं। आपको पता है इस तरह के झूठे
वादे या झूठे प्रॉमिस करने पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318 सब सेक्शन 4 के अंडर फ्रॉड और चीटिंग का केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन फिर कोई करता क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, एडमिशन के दौरान जब आपसे बहुत सारे फॉर्म साइन कराए जाते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि आपको सभी चीजों की पूरी जानकारी है और सिलेक्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोचिंग सेंटर्स अपने आप को लीगली पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर चलते हैं और एक बार इनके चक्कर में फंसने के बाद शुरू होता है असली ड्रामा। सुबह 4:30 बजे उठो, 5 बजे कोचिंग, दोपहर तक क्लासेस, शाम को फिर कोचिंग और रात को टेस्ट सीरीज, और सोते वक्त एक ही डर, सिलेक्शन ना हुआ अगर। रोज रोज का ये डर और प्रेशर ही बच्चों को तोड़ता है। पर पेरेंट्स और बच्चे आखिर इन कोचिंग के चक्कर में फंसते ही क्यों हैं? क्योंकि भाई साहब, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमारे देश की स्कूल व्यवस्था में दम होता तो स्कूल में जो ज्ञान परोसा जा रहा है उसके बाद कोई कोचिंग या ट्यूशन क्यों लेता? भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, पर क्वालिटी एजुकेशन में हम टॉप 50 में भी नहीं आते। आज भी हम एक जेट इंजन के लिए सिफारिशें लगा रहे हैं, लेकिन अगर एजुकेशन में ध्यान दिया होता तो 5th जनरेशन क्या, आज हमारे आसमान में अपना खुद का 6th जनरेशन उड़ रहा होता। जरा भारत के कॉलेजेस की सुन लो। आजकल के कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट कैसे अचीव कर लेते हैं? भाई साहब, यहाँ तो खेल ही अलग चल रहा है। कॉलेजेस पैसे देकर कंपनीज बुलाते हैं, बच्चों को ऑफर लेटर दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ ज्वाइन करते हैं और कुछ खुद ही छोड़ जाते हैं। और जो बच्चे ज्वाइन कर गए, साल 6 महीने बाद कंपनीज उन्हें ये कहकर निकालती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि उनका सिलेक्शन बाद में नौकरी से निकालने के लिए ही हुआ था। और जरा कॉलेजेस में पढ़ाई का स्तर सुन लो, ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है ये आपसे अलग हो। कॉलेजेस में टीचर आते हैं, पीपीटी लाते हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन बताते हैं, और अगर कुछ पूछ लो तो बेटा ये एग्जाम में नहीं आते हैं। बच्चे को जवाब नहीं मिल पाता है और इनोवेशन वही मर जाता है। फिर वो वही पढ़ता है जो एग्जाम में आता है। लो जी, तैयार हो गया बिना स्किल का एक और बेरोजगार इंजीनियर। यहाँ का सिस्टम एक बच्चे की क्रिएटिविटी को दबाता है, उसे सिर्फ एग्जाम पास करने की मशीन बनाता है। तो भारत में इनोवेशन कहाँ से होगा? रिसर्च कौन करेगा? क्या ऐसे हमारा देश महान बनेगा? हमारे देश की इंडस्ट्री हमेशा ये रोना रोती रहती है कि यहाँ के इंजीनियर्स में स्किल की कमी है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि इंडस्ट्री ने इन बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया? आपको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% CSR फंड में डोनेट करना होता है, जो समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाता है, वो एजुकेशन पर भी खर्च होता है और ये अमाउंट करोड़ों में होता है। हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस कंपनी से CSR फंड को रिसीव करके 5-10% का अपना कट रख के सारा पैसा कैश में कंपनीज को वापस कर देते हैं। जो पैसा बच्चों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, उससे ये अपनी जेबें भरते हैं। अकेले महाराष्ट्र का एनुअल एजुकेशन बजट 2024-25 का बजट 83 करोड़ रुपए का है। हो सकता है आपको ये कम लग रहा हो, और अगर नहीं तो अब लगेगा। भैया, उसी महाराष्ट्र में मैया दीदी बहना योजना के लिए 46,000 करोड़ का एनुअल बजट है। अगर इस नंबर का आधा पैसा भी एजुकेशन पे खर्च कर दिया जाता ना, तो महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अकेला पूरे देश को लीड कर जाता। चलो, समस्याएं तो बहुत हो गई, अब जरा समाधान पर बात करते हैं। इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले स्कूल एजुकेशन को एग्जाम बेस्ड सिस्टम से बदलकर स्किल बेस्ड सिस्टम के मॉडल पर आना पड़ेगा। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा ये समझो। देखो, क्लास 8 से ही रिपोर्ट कार्ड के साथ स्किल कार्ड भी होना चाहिए, जिसमें रियल लाइफ स्किल्स जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कारपेंटरी, मेसनरी, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, VFX, वीडियो एडिटिंग, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, कोडिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड कोर्सेज और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्किल्स जो चारों तरफ रियल लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ये भी हमारी पढ़ाई का हिस्सा होने चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऊट पटांग सलाह का हमें क्या फायदा, तो भाई साहब सुनो, USA में स्कूल्स के बच्चे नेशनल लेवल पर स्किल्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। वो लोग पागल ना हैं, ये एक सोची समझी हुई स्ट्रेटेजी है। अब आप ये सोचोगे कि हमारे बच्चों को इससे क्या फायदा, क्योंकि अपना देश तो USA ना है। तो भाई साहब, ऐसी ही पढ़ाई के दम पर USA बना है। इसी पढ़ाई के दम पर वो बाहर से अच्छे ब्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, जरा ये सुनो। देखो, जो बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे अपना कैरियर बनाएंगे, उन्हें बिल्कुल फाउंडेशनल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और बचपन की ये पढ़ाई आगे चीजों को समझने में उनके काम आएगी। और इस पढ़ाई का स्तर इंजीनियरिंग वाला नहीं होगा, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होगा। देखो, ये भी एक सच है कि बहुत से बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब ऐसे बच्चे स्किल्स को एक्वायर करके पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं। मतलब कोई किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करेगा, तो कोई किसी का इंटीरियर
डिजाइन करेगा, कोई अपनी खुद की रिपेयर शॉप खोल सकता है, और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो अपने स्किल से पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं। फाइनेंशियल दिक्कतों से बच्चों को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। आपने मिचियो काकू का तो नाम सुना ही होगा, फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। इन भाई साहब ने 15-16 साल की उम्र में अपने घर के गैराज में पार्टिकल एक्सेलरेटर बना दिया था। पर क्या कभी आपने सोचा कि विदेशों में लोग अपने गैराज में कुछ भी कैसे खोज लेते हैं? आखिर ये सब करने का स्किल उन्होंने कहां से सीखा? क्योंकि भाई साहब बाहर स्किल सिखाए जाते हैं, हमारी तरह किताबें नहीं रटाई जाती। ये जो रिपोर्ट कार्ड के साथ स्किल कार्ड बनेगा, इसमें बच्चों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी भी एक स्किल को अपने किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकें। स्कूल्स बस ये गाइड करें क्या जरूरी है क्या नहीं, अपने करियर की चॉइस बच्चों पर छोड़ दें। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है, और ये पढ़ाई से कैसे जुड़ सकता है अब जरा ये समझिए। उदाहरण के लिए क्लास 8th में कोई भी ऐसा गेम जिसमें देश को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह जोड़ देना चाहिए, और जब बच्चा क्लास 10th में आए तो नेशनल लेवल पर उसका एग्जाम हो और उसे नंबर दिए जाएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे समझदार लोग भी हैं जो इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट में इवैल्यूएशन का कोई ना कोई बेहतर तरीका ढूंढ ही लेंगे। लेकिन ये सब करके हमारे बच्चों को फायदा क्या होगा? तो देखो, एक तो बच्चे इससे फिट हो जाएंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर भी ले सकते हैं, मोबाइल टीवी से दूर रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे और मिलकर काम करना सीखेंगे। हो सकता है आज की लगाई हुई नर्सरी कल को भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की बरसात कर दे। हमारे देश में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम कल्चर है। क्लास 10th में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST के एग्जाम होते हैं। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट चुनता है तो उसे इन 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ने की फ्रीडम मिले। जिसे नहीं पढ़नी SST वो ना पढ़े। अगर मुझे ये ऑप्शन दिए जाते तो मैं वेट लिफ्टिंग को एज अ स्पोर्ट्स चुनता, SST की जगह स्किल्स में ऑटोमोबाइल को चुनता, और तब जाकर 10th में मेरे इंग्लिश, मैथ, साइंस, वेट लिफ्टिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सब्जेक्ट होते, और क्लास 12th में मैं मैथ, फिजिक्स, ऑटोमोबाइल, वेट लिफ्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चुनता। सोचिए कैरियर में मेरे सामने कितने सारे ऑप्शन खुल जाते। लीगल स्टडीज जैसा सब्जेक्ट किसी भी बच्चे को उसकी राइट्स, ड्यूटीज और हमारा सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जा सकती है, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां बच्चों को सिखाता। मतलब छोटी मोटी चीजों में तो वकीलों की सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखता तो वो इससे टैक्स सेविंग, मनी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी चीजों की जानकारी हासिल कर पाता। ये सब रियल वर्ल्ड में काम आने वाली चीजें हैं। हमारे देश में लोग अपना ITR तक खुद फाइल नहीं कर पाते, जिसका कारण है उन्हें ये चीजें जो कि उनकी जिंदगी में काम आएंगी स्कूल्स में या कहीं और भी सिखाई ही नहीं जाती। इसके अलावा हमें स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे सब्जेक्ट्स को अपडेट और उनके सिलेबस को कम करने की जरूरत भी है। मतलब मैथ्स की थ्योरम, हिस्ट्री की डेट्स, इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स, ये सब मेरे किस काम आ रहे हैं? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी क्या एप्लीकेशन है? मैंने क्लास 10th में जो सर्कल्स की थ्योरम पढ़ी थी, उसके बाद आज तक तो मैंने वो कहीं अप्लाई करी नहीं है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ना करी हो, पर पढ़ाई सबको जाती है। अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है तो हर सब्जेक्ट के 2 वेरिएशन होने चाहिए, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। बेसिक में हमें हर सब्जेक्ट का बस वही हिस्सा पढ़ाया जाना चाहिए जो हमारी लाइफ में आगे काम आएगा, जिससे जुड़ा हुआ कोई प्रैक्टिकल स्किल हो। एक उदाहरण के लिए, बहुत सारे बच्चों को बायो नहीं पढ़नी होती, मैं भी उनमें से एक था। तो अगर मुझे जबरदस्ती आपको बायो सिखानी ही है तो मुझे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखना सिखाओ, उसमें जो नंबर्स लिखे हुए आते हैं उनका क्या मतलब है ये सिखाते, ताकि मैं अपने परिवार में जब किसी का मेडिकल टेस्ट होता तो इस रिपोर्ट से एक मोटा मोटा रफ आइडिया तो निकाल पाता। ना ये सिखाया और ना ये बताया कि कौन सी एज में कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कैंसर के मार्कर्स क्या होते हैं। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग टेस्ट रिपोर्ट को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं उसमें क्या निकल जाएगा। अब तो जो बताएगा डॉक्टर ही बताएगा। अगर नहीं सिखाना था तो कम से कम ये सिखा देते कि असली और नकली खाने की चीजों में फर्क कैसे करते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब कम से कम हम फूड अडल्ट्रेशन से तो बचते। उन कॉमन इमरजेंसी मेडिसिन का यूज केस सिखाते जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी की जिंदगी बचा सके। ये सब हमारे काम आता, पर हमें सिखाया क्या? ले फोटोसिंथेसिस, ले सर्कुलेटरी सिस्टम, ले हार्ट का डायग्राम। देखो, कोई भी जानकारी बेकार नहीं होती, लेकिन जरूरी, गैर जरूरी और बहुत जरूरी जानकारी इस कैटेगरी में बांटी जा सकती है। तो जो जानकारियां सबके लिए बहुत जरूरी हैं, कम से कम वो तो देते। और ऐसा सिर्फ बायो के साथ ही नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब इसका इलाज ये है कि अगर हम सब्जेक्ट्स को बेसिक और स्टैंडर्ड में तोड़ देंगे तो बेसिक में हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन और रियल लाइफ यूज केसेस होंगे, और स्टैंडर्ड में करंट वर्ल्ड की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अब ऐसा करने से जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में हायर स्टडीज को परस्यू नहीं करेंगे, उन्हें बेसिक के
माध्यम से उस सब्जेक्ट की बस रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखने को मिलती, और जिस बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैरियर बनाना है वो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन के अलावा अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी सीखता। सोचो पढ़ाई कितनी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाती। अब जरा कॉलेज की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, क्या है ये पीपीटी कल्चर? एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें किसी को गाड़ी का इंजन ठीक करना सिखाना हो तो वो उसके हाथ में चाबी पाना देकर ये कहेंगे, जा बेटा खोल दे इसको। वो इंजन के पार्ट्स को छुएगा, महसूस करेगा, देखेगा, सीखेगा, सवाल पूछेगा और इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा। ये है कॉलेजेस में पढ़ने का और पढ़ाने का सही तरीका। मतलब एटलीस्ट मैकेनिकल में तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आज भी वो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है जो कब की आउटडेट हो चुकी है, उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ कॉलेजेस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सी लैंग्वेज सिखाई जा रही है। इसके अलावा हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उसको स्किल की कमी का रोना छोड़कर यूएसए की तरह बच्चों के प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहिए। अगर कोई बच्चा इनोवेशन भी करना चाहे तो उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2-3 लाख से लेकर 10 लाख से ऊपर चली जाती है। अब ये पैसा कॉलेज तो देगा नहीं और बच्चे के पास इतने पैसे होते नहीं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? लो, हो गया एक और आइडिया खत्म। हमारे देश की इंडस्ट्रीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, बच्चों के स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर बन सकती है, उन्हें ट्रेनिंग देकर रियल वर्ल्ड की करंट टेक्नोलॉजी से अपडेट कर सकती है और आने वाले समय के लिए तैयार कर सकती है। वैसे आपने कभी सोचा कि हमारे देश में एजुकेशन के स्तर में कभी सुधार क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब, ना जनता को इसकी परवाह है और ना नेताओं को इसकी पड़ी है। जैसी जिसकी जरूरत है यहाँ वैसी व्यवस्था खड़ी है। एक ही शहर में एक ही क्लास के बच्चों की फीस 25,000 रुपए महीना से लेकर 1,500 रुपए महीने तक है। दोनों तरह के स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं। पढ़ाई सेम है, सिलेबस सेम है, बस स्टैंडर्ड का ही अंतर है। और इसमें बदलाव ना होने के पीछे क्या कारण है? तो भाई साहब, कभी आपने किसी राजनीतिक पार्टी को सड़क पर निकलकर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए धरना देते हुए देखा है, नारे लगाते हुए देखा हो, संसद में हंगामे करते हुए देखा हो? जो पार्टी खुद बोफोर्स के घोटाले में फंसी थी वो राफेल के घोटाले के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। जिस पार्टी के समय में नीट और व्यापम जैसे स्कैम हुए, क्या वो लोग इस एजुकेशन के सिस्टम को सुधारेंगे? आजकल वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। अरे भैया, हमारा तो यहाँ भविष्य चोरी हो रहा है। मेरी तरह एक आम टैक्स पेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की राजनीति की गद्दी पर कौन बैठा है। हमें तो बस अच्छी सड़कें, अच्छा हेल्थ केयर, सामाजिक सुरक्षा, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था और अच्छी सस्ती शिक्षा व्यवस्था दे दो और उसके बाद जिसका मन करता है कुर्सी के लिए लड़ते रहो। आपको क्या लगता है सरकारी मशीनरी आपके लिए ये काम करेगी? अगर लगता है तो ये सुनिए। ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल्स आज के जमाने में लूट खसोट का अड्डा बन चुके हैं। स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कभी भी प्रॉफिट शो नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कमेटी में परिवार के लोगों को नहीं रखा जा सकता। सेम गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है। टाइम टू टाइम स्कूल का इंस्पेक्शन होता है। पर आपको क्या लगता है कोई ये सब रूल फॉलो करता है? भाई साहब, स्कूल्स तो कोर्ट तक का ऑर्डर नहीं मानते। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड के दौरान जो प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा फीस ली गई थी उसका 15% रिटर्न या अगले साल एडजस्ट करने के लिए स्कूल्स को कहा। स्कूल्स ने मना कर दिया, कहा हमें तो फीस बढ़ानी पड़ेगी, हमसे तो स्कूल ही नहीं चल पा रहा है। और हमारे देश के प्राइवेट स्कूल्स कितने गरीब हैं इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि एनुअल फंक्शंस कराने तक के पैसे ये बच्चों से लेते हैं। लेकिन स्कूल किसी से डरते क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, बड़े बड़े नेता स्कूल के ट्रस्ट से जुड़े हैं। आज के समय ज्यादातर एमपीज, एमएलए किसी ना किसी स्कूल के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 30% नेता घोषित तरीके से स्कूल और कॉलेजेस के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने कहा है। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस से जुड़कर नेताओं को क्या फायदा? तो भैया, मान लो किसी नेता के पास 5 करोड़ रुपए कैश है, वो उसे कहीं पर दिखा नहीं सकता। अब वो उसे गुप्त तरीके से स्कूल को डोनेट कर देगा और क्योंकि स्कूल एक ट्रस्ट है तो वो इस तरह के एनोनिमस डोनेशन को एक्सेप्ट भी करेगा और जानकारी भी नहीं देगा। अब ये स्कूल उसी नेता की किसी कंपनी को स्कूल में डेवलपमेंट का ठेका दे देगा। 1 करोड़ का काम करेगा और 5 करोड़ का बिल बनेगा और ये सारा पैसा घूमकर व्हाइट मनी में बदल जाएगा और वापस उसी नेता की जेब में चला जाएगा। ना कोई जांच, ना कोई एक्शन, सारा काम लीगल। अपने आप को लॉस में दिखाने के लिए स्कूल्स खर्चे को बढ़ाते हैं। ये खुद की या अपने रिश्तेदारों की कंपनी से स्कूल्स के काम कराते हैं। बुक्स इनकी है, ड्रेस इनकी है, ये लोग नकली बिल बनाते हैं। एक छोटे से काम को 5-10 गुना ज्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं और इस तरीके से स्कूल बुक्स में हमेशा गरीब रहता है और स्कूल खोलने वाले अमीर होते जाते हैं। अब ये चीज हमारे देश के हर स्कूल पर तो लागू नहीं होती, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब तक हमारे देश में शिक्षा
कमाई का एक मॉडल बनकर रहेगा, तब तक इस देश में शिक्षा व्यवस्था का यही स्तर रहेगा। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अपने स्तर पर मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं तो करता रहूंगा। अब अगर आप इतनी देर मुझे झेल गए हो तो जरा 1 मिनट की बात और सुन लो। मैंने बहुत बार ट्राई करा कि मैं स्कूल के बच्चों के लिए यूट्यूब पर कोई कंटेंट बनाऊं ताकि किसी तरीके से उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ गई। मतलब कभी मुझे टाइम नहीं मिला तो कभी व्यूज नहीं आए। तो मैंने भी सोच लिया कि अगर किसी का पढ़ने का मन ही नहीं है तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। क्यों ना आप लोग अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए मेनली साइंस और फिजिक्स से मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करो कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बजाय सिलेबस पर फोकस करने के क्यों ना आप सबकी प्रॉब्लम्स पर फोकस करें। आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए जिनका जवाब आपको स्कूल में नहीं मिलता। अगर आइडिया अच्छा लगा तो विज्ञान रिचार्ज जूनियर और विज्ञान रिचार्ज फिजिक्स चैनल पर जाएं, कम्युनिटी पोस्ट में अपने सवाल को कमेंट करें और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, पढ़ाई थोड़ी तो बोरिंग होती है। कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।